नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन और चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जबलपुर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने जा रहे एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। लाठीचार्ज काफी कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और कांग्रेसी के वरिष्ठ नेताओं ने घटना की निंदा की है, जबकि इधर पुलिस का कहना है कि कार्यकर्ताओं को कलेक्टर कार्यालय जाने के लिए मना किया गया था, जिसके लिए घंटा घर व बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिन्हें कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़कर अंदर जाने का प्रयास किया गया, जिस पर और हल्ला बल प्रयोग करना पड़ा। एनएसयूआई कार्यकर्ता पटवारी परीक्षा में हुई फर्जीवाड़े सहित कई मुद्दों को लेकर आज कलेक्टर का घेराव करने वाले थे। घेराव का बाकायदा प्रचार प्रसार किया गया। पुलिस एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के घेराव को देखकर हुई काफी पुलिस बल और बैरिकेड्स लगाए गए थे। बता दें कि जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। बॉर्डर चैनल भी लगाया। जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। छात्रों के सम्मान में, छात्रों के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो।
गांधी चौक से भी हमारे साथी शशांक दुबे जी चाल चलेगा चलो किनारे जाओ तो अंदर आओ। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर ये ताकतें फन फैला रही हैं, जो लोकतंत्र में आम छात्र को, आम युवा को, आम किसान को अपनी आवाज़ उठाने से रोकती हैं, पटवारी शिक्षा, छात्र संघ चुनाव और पटवारियों की नियुक्तियों में अनैतिक घोटाले, इसका जवाब दे भाजपा सरकार। पर्दे के पीछे छुपती है, मणिपुर में भी जाके शांत हो जाती है। मणिपुर जल रहा है भैया, देश के लिए शर्म की बात है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लाठी भी चलाई। आज हमें दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। जैस पुलिस ने मुझे लाठी मारी है, जिसका क्लिप चैनल पे है। हमें उस तरफ हम क्रॉस करके जा रहे थे, पूरा बैरियर ऐसे पटक दिया गया जैसे नीचे गद्दे लगे हों, फर्श पे पटका गया है, दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? राहुल गांधी की सेना, चाहे वो NSY हो या पूरी कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस हो, लड़ती आई है, सच के लिए लड़ती रहेगी जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता। आपका नाम? राष्ट्रीय सचिव युवा कांग्रेस प्रतिमा मुदगल। हमें दिए वाला बाइक। देखिए, मध्य प्रदेश में जो आप जानते हैं कि तत्कालीन समय में पटवारी का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा कराया गया है। उसकी मांग को लेकर नई शिक्षा नीति, जो कि आनन फानन में कोरोना समय पर लागू की गई थी, उसकी मांग को लेकर आज हम कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन करने आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की जो पुलिस है, तानाशाही पुलिस है, वो बर्बरता पे उतारू है। उन्होंने मेरे ऊपर और हमारे अन्य साथियों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर लाठीचार्ज करा। मेरे को चोटें आई हैं यहाँ और यहाँ। उसके बाद ये तानाशाही करने पर उतारू है। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन है, छात्र विरोधी जो सरकार है, वो जाने वाली है। और यही पटवारी से जुड़े हुए लाखों लाख छात्र भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और उनकी पुलिस, जो कि बर्बरता पे उतारू है शिवराज सिंह चौहान के इशारों पर, इनको सबक सिखाने का काम करेगी, ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। जो क्या स्थिति बनी है, जिस तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को पटवारी बना दिया, जिसको मध्य प्रदेश में कितने जिले ये नहीं मालूम, मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं मालूम, जिसको कुछ आंसर नहीं मालूम, उसको पटवारी बना दिया। पटवारी परीक्षा के निरस्त को लेके, शासन चुनाव कराने को लेके, नई शिक्षा प्रणाली को बदलने को लेकर आज हमने यहाँ पर ज्ञापन देने आ रहे थे। परंतु शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने ट्रांसफर हुए TIO से जो हम पर बल प्रयोग किया है, हम दर्जन भर कार्यकर्ताओं को फ्रैक्चर हुआ है। 2 छात्र को आधे घंटे से होश नहीं आ रहा है, कोई सुविधा नहीं है, यहाँ छात्र तड़प रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार आधे घंटे से लाठीचार्ज कर रहा है। इससे हम डरने वाले नहीं है। जब तक शिवराज सिंह चौहान को बदल नहीं देंगे, पुलिस कितना भी लाठीचार्ज कर ले, हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। सचिन रजक, NSY जिलाध्यक्ष जबलपुर। आप देख रहे हैं कि NSY का लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। आखिर कलेक्टेड ऐसी कौन सी जगह है जहां जनता अपनी आवाज़ नहीं रख सकती जाके? इस देश में लोकतंत्र है, लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ युवाओं के साथ, इसका मतलब है रोज़गार दो ना दो, नौकरी दे ना सको, शिक्षा दे नहीं सकते, लोगों के घर की आर्थिक बजट बिगाड़ सकते हैं। लेकिन जब कोई आवाज़ उठाएगा तो उसके साथ ये जो बर्बरता हुई है, इसका ईंट का जवाब पत्थर से कांग्रेस देगी। इस बात का भारतीय जनता पार्टी इस बात का लिख ले अपने पास। और 3 महीने के अंदर जो चुनाव होंगे, इस प्रदेश की जनता इस सरकार को तार फेंकेगी जो बर्बरता जिस ढंग से चल रही है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। NSY के जिलाध्यक्ष, देखिए, NSY के हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे सभी साथी, आपने खुद देखा है किस ढंग से उनको चोटें लगी। आखिर ये मारने की आवश्यकता क्या थी? क्या कोई कलेक्टर के पास कोई बदतमीजी हो रही थी? किसी पुलिस अधिकारी के साथ कोई बदतमीजी हुई?
किसी आम नागरिक के साथ कोई तकलीफ हुई? जनता की आवाज़, युवाओं की आवाज़ अगर उठाने के लिए NSUI ने अपना बीड़ा उठाया है, तो जो ये लाठीचार्ज हुआ है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है और उसका जवाब मिलेगा। द्वारा किया जा रहा था, क्या स्थिति बनी? ये NSUI के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट घेराव का आज आह्वान किया गया था, जिसमें उनको उचित चेतावनी दी गई थी कि घंटाघर से आगे आपको जाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद भी उनमें से कुछ के द्वारा बैरिकेडिंग को लांघने का प्रयास किया गया, जिसमें आवश्यक जो है बल प्रयोग उनके विरुद्ध किया गया है वैधानिक तरीके से, और इनमें से कुछ की जो है गिरफ्तारी भी की गई है और इसमें कार्यवाही अभी जारी है। घमापुर से बड़ी खबर है, जहां पर थाना अंतर्गत स्थित सतपुड़ा रेल ट्रैक में उस समय सनसनी का माहौल निर्मित हो गया जब यहां एक युवक का कटा हुआ शव मिला। स्थानीय लोगों ने तत्काल ही इसकी सूचना घमापुर थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शिनाख्त की तो मृतक पुलिस कर्मी ही निकला। बता दें कि पूरे मामले की जानकारी देते हुए घमापुर थाना प्रभारी चंद्रकांत झा ने बताया है कि गोरखपुर थाने में पदस्थ अनुराग ओझा मृतक मूलतः बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और जबलपुर में गोरखपुर थाने में महिला डेस्क में पदस्थ था। वहीं पुलिस को मृतक के पास से किसी भी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ, जिससे पुलिस को आत्महत्या का कारण पता चल सके। अंदाजा लगाया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते आरक्षक ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई करते हुए उसे मेडिकल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आत्महत्या का मामला सामने आया क्या? आज सुबह एक अत्यंत दुखद खबर सामने आई कि हमारे पुलिस विभाग से ही आरक्षक अनुराग ओझा जो हैं महिला अपराध में पदस्थ हैं, इनके बारे में पता चला कि सतपुड़ा रेलवे ट्रैक पर एक बॉडी पड़ी हुई है। तस्दीक करने पर पता चला कि इनकी आइडेंटिफिकेशन के रूप में हुई है अनुराग ओझा जी। इन्होंने ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने की प्रथम दृष्टया लक्षण परिलक्षित हुए हैं। मार्ग पर निरख करके बॉडी आने की PM को है, जिसमें 25 की कहाँ के रहने वाले हैं? ये मूलतः बलिया के रहने वाले हैं। इनके फादर भी पुलिस विभाग में थे। वर्तमान में ये SF क्वार्टर रांची में सरकारी आवास में रहते थे। अब कहाँ पदस्थ थे? अभी ये महिला अपराध गोरखपुर में पदस्थ है। मैं इस विपत्ति की घड़ी मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मांग रखी गई थी कि अनुसूचित जाति को सरकार द्वारा पीछे रखा जा रहा है और SC/ST एक्ट की मांगों में कई दिनों से लंबित है और अधिकारियों की मांग लंबित ही सरकार जल्द निराकरण करे। 2023 को जो ग्वालियर और मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में जो चुनाव कराए जा रहे थे, जिसमें ग्वालियर में माननीय न्यायालय का स्टे ऑर्डर था। माननीय न्यायालय के स्टे ऑर्डर को प्रांतीय पदाधिकारियों ने नहीं माना, जिससे कि पूरे मध्य प्रदेश के ज़िलों में प्रांतीय बॉडी के खिलाफ जन आक्रोश उत्पन्न हुआ। उस जन आक्रोश के उत्पन्न होने के बाद में सभी ज़िलों के लोगों ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने ग्वालियर में एक साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया। उस बैठक के सभा में सभी लोगों ने एक मत होकर, जो कि अभी तक अजाक्स का नेतृत्व करते आ रहे थे, पूर्व प्रांत अध्यक्ष JN कंसोटिया जी को उनके कार्यों की निंदा करते हुए और इंजीनियर SL सूर्यवंशी जी के कार्यों की निंदा करते हुए उनको पद से हटाया और सर्वसम्मति से चौधरी मुकेश मौर्य जिला, जो कि वर्तमान में जिलाध्यक्ष का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें सभी जिलों के लोगों ने उन्हें निर्विरोध प्रांत अध्यक्ष मनोनीत किया। आज उसी कड़ी में हम भोपाल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हुए हैं, जिसमें कि हमारी प्रदेश की बॉडी का गठन किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी जो विभिन्न जो समस्याएं हैं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की, उन सभी समस्याओं को हम प्रेस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का हमारा एक प्रयास है और हम सभी चाहते हैं कि इसमें हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख लोग हमारा सहयोग प्रदान करें, जिससे कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की वर्षों से लंबित समस्याओं का अतिशीघ्र निदान हो सके। आज आप अपने जो कार्य जो है विधायक के लिए आगामी चुनाव? नहीं, मैं अभी वर्तमान में शासकीय सेवा में हूँ और इस प्रकार का हमारा कोई अभी उद्देश्य नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य है
समाज सेवा करना, अधिकारी कर्मचारियों की जो हमारा प्रमुख है अजाक्स, उनके लोगों की जो भी विभागीय समस्या आती है उन समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल और प्रशासन के समक्ष रखकर उन समस्याओं का निराकरण कराना है, ना कि चुनाव लड़ना। जी, अभी आपको क्या कुछ समस्या है जिसको लेकर आप? आज हमारी जैसे कि पदोन्नति अधिनियम का हमारा वर्षों से ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि जो ड्राफ्ट तैयार है उसको यथावत लागू किया जाए। साथ ही वर्षों से हमारे 1 लाख से ऊपर खाली पद पड़े हुए हैं, उन पदों को भी अतिशीघ्र भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करेंगे। इसके अलावा हमारी लगातार आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के साथ में विभागों में भेदभाव होता है, जबकि माननीय सामान्य प्रशासन विभाग से स्पष्ट निर्देश हैं कि SC ST अधिकारी कर्मचारियों के साथ सीधे उनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो, उनको डायरेक्ट किसी प्रकार का नोटिस ना दिया जाए। अगर कोई गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं तो उनको केवल समझाइश दी जाए, और समझाइश से भी अगर उनमें आचरण में परिवर्तन नहीं आता है तब उनके साथ उनको चेतावनी दी जाए। चेतावनी के बाद में भी अगर कुछ नहीं होता, सुधार नहीं लाता है व्यक्ति हमारा, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई संपादित की जाए। और विभागों में कहना है कि हमारा संगठन ही एसपी है, आपने नियमविरुद्ध तरीके से इसको बनाया है, ये माननीय जिस प्रकार का जो भी आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, ये जो भी कार्रवाई है वो वैधानिक रूप से संपादित की गई है। इसमें किसी प्रकार का जो दिशा निर्देश हैं रजिस्ट्रार फर्म संस्थाओं का, उनका उल्लंघन नहीं किया गया है। और इससे संबंधित सभी जानकारी जो हम आपको भी दे रहे हैं और उनकी हम जानकारी रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी को भी दे चुके हैं। और हाँ, जो अभी हमें सुनने में आया है कि जो हमारे पूर्व के प्रांत अध्यक्ष थे जयंत कंसोटिया जी, वो चाहते हैं कि है ना पुनः उनको साधारण सभा की बैठक में चुन लिया जाए। इसलिए वो न्यायालय और हमारे जो अजाक्स का जो बायलॉज है उसके खिलाफ जाके पुनः साधारण सभा की बैठक हिंदी भवन में करने जा रहे हैं। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और शासन और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार के कृत्यों पर अविलंब रोक लगाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जयंत कंसोटिया जी शासन के बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं और इस कारण वो अपने पावर का मिसयूज भी कर रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, कि जयंत कंसोटिया जी की जो भी अनलीगल गतिविधियाँ हैं उन पर विराम लगाने में हमारा सहयोग प्रदान करें। मैं चौधरी मुकेश मौर्य, जनसंपर्क अधिकारी MITS कॉलेज एवं प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश अजाक्स। भोपाल से खबर है। रीवा में हुई बलात्कार की घटना सहित महिलाओं के प्रति अन्य आपराधिक घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश विभा पटेल के नेतृत्व में भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन एवं नारेबाजी कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। पुलिस को आगे करता है, नहीं चलेगी। शिवराज सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मामा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेटियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मामा अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मामा अत्याचार ये सरकार, गली गली में अत्याचार, गली गली में अत्याचार। देखिए, रीवा में हनुमाना में जिस तरह से 2 बच्चियों के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई है, ये दर्शाता है कि आज कानून और प्रशासन पंगु हो रहा है। असामाजिक तत्वों को कानून का भय नहीं है। कुछ दिन पहले मैहर में बच्ची के साथ निर्भया जैसी घटना हुई थी और आज फिर ये घटना हो रही है। आज आवश्यकता इस बात की है और कानून और प्रशासन को चुस्त होना चाहिए, असामाजिक तत्वों को कानून का भय होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जो खुद को मामा कहते हैं, आज भांजियों की चिंता नहीं है उनको। केवल उनका मुंह खुलता है तो घोषणाओं के लिए मुंह खुलता है, उनका मुंह खुलता है तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए खुलता है। आज आवश्यकता है कि वो कार्रवाई करें और जब मुंह खोलें तो कुछ सार्थक कार्रवाई होती हुई नजर आए, नहीं तो महिला कांग्रेस उन्हें चैन से नहीं बैठने देगी।
कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया है कि हरदा में खेल प्रतियोगिता 11 से 13 अगस्त के मध्य आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि बालक तथा बालिका वर्ग के लिए नेहरू स्टेडियम हरदा में 11 अगस्त को खो-खो तथा 12 अगस्त को कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार 13 अगस्त को कृषि उपज मंडी प्रांगण हरदा में बालक तथा बालिका वर्ग के लिए कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। खेल गतिविधियों के प्रचार प्रसार एवं खेलों में युवाओं को सहभागी बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक कप के तहत खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा नाभि स्थल हंडिया रिद्धनाथ मंदिर से गुप्तेश्वर मंदिर हरदा तक पिछली 24 तारीख को की थी और उसमें हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, युवा, किसान, मजदूर सब साथी भाग लिए। खिरकिया क्षेत्र के हमारे भक्त भी सब लोग कह रहे हैं कि गुप्तेश्वर मंदिर खिरकिया में भी जो स्वयंभू है और खिरकिया में गौमुख मंदिर भी है जहाँ माँ नर्मदा खुद साक्षात प्रकट हुई है। तो माँ नर्मदा का जल गौमुख में वहाँ से लेकर और गुप्तेश्वर मंदिर 11 किलोमीटर 10-11 किलोमीटर की यात्रा है। 21 तारीख को खिलता कमल गौमुख से गुप्तेश्वर चारवा की यात्रा भी होगी, कांवड़ यात्रा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग भाग लेंगे। मैं सभी खिरकिया क्षेत्र की जनता से आह्वान कर रहा हूँ कि मैं स्वयं इस यात्रा का नेतृत्व करूंगा और इसलिए आप सबसे आह्वान करता हूं कि मेरा साथ दीजिए और मध्य प्रदेश हरदा में कमल खिलाने, हरदा खिरकिया में प्रदेश में कमल खिलाने और देश में कमल खिलाने, यानी केंद्र में भी हमारी सरकार बने, प्रदेश में भी सरकार बने, हरदा में भी बने, सब जगह कमल ही कमल खिले। इसलिए खिलता कमल गौमुख गुप्तेश्वर कांवड़ यात्रा इस मान्यता के साथ निकालें कि हमारे चहुमुखी विकास होने के लिए प्रचंड बहुमत से हम जीते, जनता का आशीर्वाद रहे। उसके सब लोग क्षेत्र की जनता कांवड़ लेकर गोमुख से जल लेगी, गुप्तेश्वर भगवान पर चढ़ाएगी, उनसे आशीर्वाद लेगी कि हरदा से लेकर प्रदेश से लेकर देश में चहुमुखी कमल खिले और कांग्रेस मुक्त भारत हो। जो प्रधानमंत्री का संकल्प है उसको पूरा करें। इसकी मान्यता को लेकर हम 21 तारीख को यात्रा निकालें। नंबर 1 बने हरदा के बच्चे प्रदेश और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले, इसलिए हमने कमल युवा खेल महोत्सव करा रहे हैं पिछले 2 साल से। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में और हमारी खेल मंत्री यशोदा जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विधायक ट्रॉफी खेल हो रहे हैं। हरदा में 11, 12 और 13 अगस्त को 3 दिन ये खेल होगा विधायक ट्रॉफी, जिसमें पहले दिन कबड्डी, फिर खो खो होगा पहले दिन 11 को, दूसरे दिन कुश्ती और तीसरे दिन कबड्डी, और इस प्रकार विधायक ट्रॉफी होगी। मैं विद्यार्थियों और इसमें भाग ले खिलाड़ी, उनका मनोबल बढ़े, इसके लिए जो प्रथम आएंगे तीनों खेलों में उनको 11-11 हज़ार का पुरस्कार दिया जाएगा, जो द्वितीय आएंगे उनको 7-7 हज़ार का पुरस्कार दिया जाएगा, जो तृतीय आएंगे उनको 5-5 हज़ार का पुरस्कार मेरी ओर से दिया जाएगा विधायक मंत्री के नाते। तो इस प्रकार हमारे खिलाड़ी खेल के अंदर आगे आए और हरदा का नाम गुरुनाथ करे, इसके भी प्रयास किए जाएंगे। मैं सभी बच्चों से, खिलाड़ियों से आह्वान कर रहा हूं कि इन तीनों खेलों में विधायक ट्रॉफी में हरदा विधानसभा क्षेत्र के बच्चे भाग लें, बढ़ चढ़कर भाग लें और अच्छा खेल का प्रदर्शन करके हरदा का नाम प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित करें। के प्रयासों से कॉलेज की एक स्वीकृति मिली, क्या है तुम्हारा? हरदा जिला हर क्षेत्र में नंबर 1 बने, इसका हमारा प्रयास रहा शुरू से। और मुझे बताते हुए आज बहुत गर्व और खुशी है कि हरदा जिला मुख्यालय पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की घोषणा के अनुसार लॉ कॉलेज यानी विधि कॉलेज की स्वीकृति दी है। 23-24 से जो शुरू हो जाएगा और उसके लिए भवन के लिए भी 9.5 करोड़ रुपए भी स्वीकृत कर दिए हैं और पूरे स्टाफ की भी स्वीकृति दी है, प्रोफेसरों की भी स्वीकृति दी। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का हरदा जिले के छात्रों की ओर से, नागरिकों की ओर से धन्यवाद करता हूं। साथ ही खिरकिया में शासकीय कॉलेज की मांग कई वर्षों से थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, तब हमने विधानसभा प्रश्न किया था कि खिरकिया में कॉलेज की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा जी नहीं है आवश्यकता। क्यों नहीं है? बोले खिरकिया में एक राजौरिया कॉलेज है प्राइवेट, सिराली में कॉलेज है, हरदा में कॉलेज है, इसलिए वहाँ आवश्यकता नहीं है। और दूसरा कहा कि सरकार के पास पैसा भी नहीं है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मैं कृषि मंत्री बना और हमने प्रक्रिया शुरू की और खिरकिया में शासकीय कॉलेज की घोषणा भी करवाई, लेकिन घोषणा के साथ उसकी स्वीकृति कराई। स्वीकृति की नहीं कराई तो स्वीकृति के साथ सारे पद
प्राचार्य सहित प्रोफेसरों के सभी सब्जेक्ट के और ग्रंथपाल के और क्रीड़ा अधिकारी के और सभी तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पद भी स्वीकृत कराए हैं और उसके लिए हम जगह भी उपलब्ध करा रहे हैं और भवन भी बनाएंगे। तो एक बहुत ही सुसज्जित शासकीय डिग्री कॉलेज खिरकिया के अंदर हुआ है स्वीकृत। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का, उच्च शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, साथ ही खिरकिया और हरदा क्षेत्र की जनता और छात्रों की ओर से और विशेष करके बेटियों की ओर से, बहनों की ओर से मुख्यमंत्री जी का लाख लाख धन्यवाद और बधाई हरदा जिले की जनता को। द अर्जुन सिंह सद्भावना फाउंडेशन के तत्वाधान में 12 अगस्त को रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम की जानकारी के संबंध में श्रीमती वीणा सिंह। बुलेटिन 3। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह फाउंडेशन के सदस्य सेम वर्मा और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजीव सिंह ने जानकारी दी। विंध्य की बेटी मुहावरे की झलकती ममता के तत्वाधान में कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ मुख्य अतिथि रहेंगे। विंध्य की बेटी का सम्मान होगा। हो रहा है क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं, दाऊ के बारे में तो इतनी किताबें हैं, लेकिन हर किताब में कहीं ना कहीं मम्मा का रेफरेंस आता था। तो सद्भावना फाउंडेशन में ये जब मम्मा के स्वर्गवास के बाद चर्चा हुई और एक डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने 2019 में रिलीज़ करी, जिसमें कई लोग जो मम्मा से जुड़े थे, केवल राजनीतिक नहीं और भी लोग, उन्होंने सब ने दाऊ के बारे में कुछ न कुछ जरूर कहा और मम्मा भी उस डॉक्यूमेंट्री में थी। तो उनके देहांत के बाद ट्रस्ट ने ये डिसाइड किया कि इस सब के पीछे जो मम्मा का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जैसे वर्मा साहब ने कहा उनके जीवन में, उसको हाईलाइट करने का सबसे सरल तरीका ये है कि वो मातृभाषा प्रेमी थी और अपने मातृभाषा में रोज़ हम लोग आपस में घर में कोई भी अगर बघेलखंडी बोलने वाला आता था तो इंग्लिश हिंदी में बात नहीं होती थी, केवल बघेलखंडी में होती थी। तो उस बघेलखंडी के इतने रिच, इतने गहरे मतलब वाले मुहावरों को एक सुझाव दिया मैंने उनको कि आप इतने मुहावरे आप रोज अपने बातचीत में इस्तेमाल करते, क्यों ना आप उनको लिखते रहिए। तो उन्होंने अपने डायरी के साथ रोज लिखना शुरू किया। इसीलिए जब परसों का आप इंतज़ार करिए, जब किताब का विमोचन होगा तो उनका जो खुद का कंपाइलेशन था, कुछ मुहावरे कहीं से उठाए, कुछ मुहावरे कहीं से, लेकिन मेरे माँ को इतना ज्ञान था अपने मातृभाषा का और अपने रोज़ के बातचीत में वो इतना इस्तेमाल करती थी कि उसका एक कंपाइलेशन उन्होंने किया और वो उनके जीवन जीते में नहीं कर पाई, जो आपके प्रेस नोट में दिया है आपको। अब उसको रिलीज़ करेंगे माननीय कमलनाथ जी परसों। जहाँ तक आप तिवारी कांग्रेस को 50C19 के सामने जो वो क्वार्टर्स हैं, उसमें हम लोग 1973-74 की बात है, हम लोग ऊपर रहते थे और नीचे भुज साहब रहते थे, MN भुज। उस समय वो टाउन प्लानिंग के हेड थे, प्रशासक थे, भोपाल के प्रशासक थे। तो हमारा उनके परिवार से बहुत घनिष्ठ संबंध था, तो आया जाया करते थे। उन दिनों मेरी नई शादी हुई थी, तो मैं भी आई थी। तो भुज साहब बहुत स्नेहपूर्वक हम लोग एक दूसरे के घर में किसी भी समय बिना टाइम लिए जाते थे। एक दिन वो सुबह आए और मेरे नाना जी थे हम लोग के यहाँ, तो मेरे माँ का घर का नाम था बिट्टन। तो वो बिट्टन करे 2-3 बार। तो भुज साहब ने पूछा ये बिट्टन क्या है? तो मम्मा ने बड़े सरल रूप से कहा ये मेरा पेट नेम है भुज साहब, आप और कोई नहीं मुझे इस नाम से बुलाता सिवाय मेरे मायके वाले और मेरे पिताजी और मायके। जैसे राजन मामा साहब मेरे मामा हैं, वो बिट्टन विद्या कहेंगे, बिट्टन शब्द सब इस्तेमाल करते। उन्होंने कहा मुझे ये नाम बहुत पसंद है, मैं अगली बाजार जब यहाँ बनाऊंगा तो उसका नाम मैं बिट्टन रखूँगा। मम्मा ने सोचा ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वो जब बाजार बना तो उसका इनॉग्रेशन में उसका नाम है। अब वो बाजार विट्ठल हो गया है। तो मैं जब भी भोपाल आती हूँ और कोई मुझसे कहता है विट्ठल बाजार चलना, मैं कहती हूँ ये वो बिट्टन बाजार। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि विट्ठल को नाम आप बिट्टन करवा दीजिए, तो माँ को ये एक श्रद्धांजलि हो जाएगी। वो विट्ठल मार्केट हो गया, पर है एक्चुअली बिट्टन उनका पेट नेम था, घर का नाम था। और मेरा आपसे निवेदन है कि जितने भी आप सवाल पूछ रहे हैं हमसे, उस किताब में 11 व्यक्तियों ने उनके बारे में, जो मेरे माँ के बारे में लिखा है, आप सबको पढ़कर आश्चर्य होगा। मेरी माँ कभी भी लाइमलाइट नहीं लेती थी, बिहाइंड द सीन काम करती थी।
ये बहुत बड़ी खासियत थी। वो अनुशासन पूर्वक जीवन उन्होंने बिताया और हम लोग नाना जी को मेजर पापा कह रहे थे और मम्मा को मेजर मम्मा, क्योंकि वो टाइम की पक्की हम आपको बता नहीं सकते हैं। पर और लोगों ने जो उस किताब में उनकी जीवनी लिखी है वो आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि मेरी मम्मा किस बैकग्राउंड की थी। और आज तक सब यही कहते हैं कि दाऊ के बारे में तो सब जानते हैं, मम्मा के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पैदल आई हैं 6 साल की उम्र में बर्मा से इंडिया। पैदा वो इंडिया में हुई थी, उनके नाना नानी बर्मा में रहते थे, बचपन वो बर्मा में थी और पैदल रास्ते से वो आई थी। और राजेंद्र मामा साहब के पिता शिवमोहन सिंह जी, जिन्होंने मेरे माता पिता की शादी ही कराई थी, उनको लेने गए थे। और कितने बचपन में उन्होंने मौत को नज़दीक से देखा था। वो कभी किसी से डरती नहीं थी। ये सब स्टेज पे जितने लोग बैठे हैं इसकी आप गवाही देंगे। और किताब आप पढ़ेंगे उसमें जैसे सोनावाला, डॉक्टर सोनावाला, जो डॉक्टर लोग उनको जानते थे, सभी जिस लोगों ने किताब में उनके बारे में लिखा है लेख, उनको 20-30 साल कम से कम जानते थे और नज़दीक से जानते थे। और मैं आप लोगों से यही, भाभी जी से मैं इम्प्रेस हुआ था अर्ली 1980s की बात है। पहले बार जब वो अमेरिका गई हुई थी, मैं तो अमेरिका में रहता था, अपना बिजनेस था वहाँ, फैक्ट्री थी मेरी, तो वो आके एक होटल में ठहरी। होटल में उनको ठहराया गया जहाँ भी थी। होटल में उन्होंने अपने भगवान को जमा दिया। एक एयर कंडीशनर था जिसके ऊपर उन्होंने जमा दिया। अब वो एयर कंडीशनर ने काम करना बंद कर दिया, तो अब उनको गर्मी लग रही है। तो मैंने कहा भाभी जी कहता था मैं उनको, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कमरा बदल देते हैं। बोले नहीं, अब कमरा नहीं बदला जाएगा, मेरे भगवान यहाँ पे बैठ चुके हैं। ऐसी लेडी, उनका धर्म से जो लगाव था, धर्म का जो चलती थी, और जो भी अपन सब ने अर्जुन सिंह को देखा, उनकी सफलता, उसके पीछे यदि कोई थी तो वो थी। उनके कारण से अर्जुन सिंह जी अपने पॉलिटिकल कैरियर में सफल हुए। और जितने बार भी वो अमेरिका गए, विदेश गए, हमने देखा उनका व्यवहार अर्जुन सिंह साहब का भी। तो ये तय किया कि क्यों ना एक फाउंडेशन बनाया जाए। भाभी जी से मैंने चर्चा करी, उन्होंने अर्जुन सिंह सद्भावना फाउंडेशन को शुरू किया। अच्छे लोग जुड़े। अभी मैं अमेरिका से आया 3 हफ्ते पहले, सैम पेट्रोडा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैंने बात करी, वो भी जुड़ रहा है इसमें एज ए एडवाइज़र। ट्रस्टी की तो जगह खाली नहीं है, नहीं तो ट्रस्टी बन जाते वो, परंतु सैम पेट्रोडा भी इस फाउंडेशन के एडवाइज़र ग्रुप में काम करेंगे और काफ़ी सहयोग देंगे इसको आगे बढ़ाने में। अब सवाल उठता है कि ये अर्जुन सिंह सद्भावना फाउंडेशन क्या है। हम लोगों की इच्छा ये हुई कि भाभी जी की और अर्जुन सिंह जी की याद को, उन्होंने जो काम किए हैं पॉलिटिकली एंड नॉन पॉलिटिकली, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू ओनली पॉलिटिकली, बातें नहीं है, पॉलिटिकली एंड नॉन पॉलिटिकली उन्होंने जो काम किए हैं उनको याद रखना। एक बार भोपाल किस्सा है, काफ़ी रेन हो रहा था भोपाल में। रात को 1 बजे वो अपने मुख्यमंत्री निवास से उठ करके और झुग्गी झोपड़ी देखने गए कि उनके यहाँ पे कई बेचारे बरसात में परेशान तो नहीं हो रहे हैं। ऐसे आदर्श व्यक्तियों से मेरे को उनके पुराने दिन याद आते हैं। तो उनकी याद में फाउंडेशन क्रिएट किया गया। भाभी जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा और उसको आगे बढ़ाने के लिए कई काम फाउंडेशन ने किए। 2-3 काम तो बैतूल के अंदर किए। वहाँ की आदिवासी लड़कियों को ब्यूटी पार्लर खोलने की ट्रेनिंग दी गई निःशुल्क, कपड़े सीने की ट्रेनिंग दी गई निःशुल्क, स्कूल में उनको पढ़ाया गया। 3 प्रोग्राम बैतूल में इस फाउंडेशन ने किए, बहुत अच्छे काम किए और कई बच्चियों को उसका फ़ायदा मिला वहाँ पे। मिस्टर अर्जुन सिंह खुद अच्छा देख सकते हैं, राजनीति में किसी को आने का पहला उद्देश्य मेरे मतलब से समाज सेवा है। आप किसी से पूछ लीजिए, मैं जीवन के 35 साल से मैं समाज सेवा करती हूँ। मैं 2 ट्रस्ट चलाती हूँ, फ्री हेल्थ सर्विस करती हूँ और इंडिया का जो सबसे पुराना लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया वुमेन्स एजुकेशन फंड एसोसिएशन, मैं जहाँ भी रही हूँ, शादी के बाद सिंगरौली में, उसके बाद रीवा में, फिर मैं दिल्ली बच्चों को पढ़ाने गई, तो मैं आई वफा जिसका शॉर्ट फॉर्म है, मैं 9 साल निःशुल्क मैंने आई वफा चलाया
अब आई ना उसकी वजह से आईवाफा को गंदा फसल हटाओ UN का स्टेटस मिला है अपने इंडिया कंधे में। से रख लो मैं काम करूँ मैं हमेशा समाज सेवा से जुड़ी हूँ और मेरे हिसाब से राजनीति में आना आसान है। समाज सेवा के ही माध्यम से मैं राजनीति में चुनाव में भी उतरेंगी क्या निकट भविष्य में? निकट भविष्य में उतरूंगी कि दूर भविष्य में उतरूंगी, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती। ठीक पर मैं समाज सेवा कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है आप मैम। किसी से भी पूछ लीजिए, मैं समाज सेवा में बहुत सक्रिय हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जितने भी प्रोग्राम करती हूँ, अधिकतर गरीब महिलाओं के लिए है, ट्राइबल्स के लिए है। ये जो बैतूल में प्रोग्राम किया था, ये मेरी ही सोच थी। और सिंगरौली में फ्री हेल्थ सर्विस 2 एम्बुलेंस चलाती हूँ, जिसमें मुझे कोई भी ग्रांट कोई नहीं देता है। हम सब अपने परिवार से जो भी होता है और NTPC का सहयोग रहता है। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी मैं राजनीति में आने की मुझे कम जरूरत है। मैं समाज सेवा तो वैसे फुल टाइम करती हूँ, फुल टाइम। ठीक यादों को समेटे हुए एक बड़ी पुस्तक जो है मुहावरों से संबंधित जो है उस पुस्तक को जो है विमोचन हो रहा है। किस तरह की वो पुस्तक है, क्या है उसमें, बहुत शॉर्ट में आप हमको बताइए कि कब हो रहा है इसका विमोचन, कौन कर रहा है? इस पुस्तक का विमोचन 12 अगस्त शनिवार, आने वाले शनिवार को माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं। क्योंकि ये भी मैंने आज बताना चाहा, लेकिन मैंने सोचा कुछ बातें 12 तारीख को ही बताएं। मेरी माँ को वो दिद्दा बोलते थे और वो बहुत नज़दीक थी। तो 12 तारीख को जब ये किताब का विमोचन होगा तो उसमें जितने भी कथाएं हैं और मम्मा के बारे में जो लोग उनको नज़दीक से जानते थे, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उससे आप बहुत प्रभावित होंगे। और वो बिना कोई आग्रह और बिना कोई दबाव के सबने लिखा है। और वही किताब आज हम चर्चा थोड़े से कर दिए, लेकिन 12 तारीख को उसकी पूरी चर्चा होगी। आपको फिल्म देखने को मिलेगी, तभी आप मेरे माँ का पूरा कैरेक्टर और जो उनका चरित्र था और जो उनकी निष्ठा थी वो आप देखेंगे। ये नहीं लगता है कि ये किताब थोड़ी सी देर से चाहिए जनता के बीच में? एक्चुअली मेरे अंदर मैं एक माँ भी हूँ जी। तो जब मेरी माँ पिताजी नहीं रहे तो मैंने उनको उजागर किया जी कि आप इतने बेकार नहीं हैं जितना आप अपने को समझते हैं। कुछ आप भी करिए जिसके लिए आपको भी लोग जाने। और वो हमेशा डायरी लिखती थी। उनके डायरियों का सारांश यही होता था कि आज मैंने क्या देखा, मैं क्या कर सकती हूँ किसी के लिए। तो मैंने उनको बोला कि आप ये मुहावरे लिखिए, क्योंकि रीवा के मुहावरे कोई और डायलेक्ट, हिंदी के डायलेक्ट में इतनी प्यारी भाषा नहीं है। जब भी हम कहीं भी रहते हैं, अपनी बघेली भाषा में किसी से बात करते हैं तो सभी ये कहते हैं कि ये बड़ी प्यारी भाषा है। और हमको किसी ज्ञानी व्यक्ति ने, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जिन्होंने इस मम्मा के मुहावरे को ट्रांसलेट किया है, रीवा में एक प्रोफेसर है, क्योंकि एक ही व्यक्ति कर सकता था जो बघेली भी जाने और हिंदी में भी उतना ही सक्षम हो। तो उनकी बताई हुई बात है कि बघेल खंडी के मुहावरे बहुत प्राचीन हैं और ऐसे मुहावरे बिना कटाक्ष के हैं। हमारे भाषा में मैं, आई, मी, तुम नहीं है। हम लोग, हम पंचे, हम सबको बहुत मीठी भाषा है। इसीलिए मेरे, अब ये समझ लीजिए, मेरे दिमाग का फेर था कि मैंने मम्मा को प्रोत्साहित किया। आइडिया मेरा था पर कार्यान्वित तो उन्होंने लगता नहीं है कि ये किताब थोड़ी देर से निकल रही? हर चीज़ का समय होता है और समय से पहले कुछ नहीं होता है। मैंने आपको बताया, पिताजी के मरने के बाद कई साल वो बीमार थी। इस किताब के विमोचन में पहले पन्ने में उन्होंने अपने दस्तखत से लिखा है कि मैं 5 साल संभालने में मुझे लगा, तो 5 साल तो उनको संभालना। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिसर के आपको बता दें कि गायत्री परिवार के वृक्ष गंगा अभियान के तहत आदर्श ग्राम बोदरली क्षेत्र में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। आदिवासी कर्मचारी संगठन के जिला उपाध्यक्ष गिरधारी लाल बास्कले ने बताया है कि प्रकृति के सानिध्य में रहने वाले आदिवासी भाइयों को प्रकृति संवर्धन के लिए एक पौधा लगाकर प्रकृति पूजक होने के लिए अपने दायित्व को निभाने का संदेश आज इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया है। पर्यावरण मित्र संजय राठौर ने बताया है कि वृक्षारोपण
महत्वपूर्ण कार्य है और इस महत्व को सुशिक्षित आदिवासी युवा भली भांति जानता है। इसलिए हमले जंगल में रहने वाले सैकड़ों आदिवासी भाइयों को सुशिक्षित युवा भाइयों के माध्यम से जाकर पर्यावरण संरक्षण और सर्वधर्म का संदेश देकर पर्यावरण से जोड़ा जा रहा है। बुरहानपुर से जिला ब्यूरो चीफ मनीष महाजन की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम गिरधर वास्कले है और आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है। उस उपलक्ष्य में हमने एक नई परंपरा को शुरुआत की है, जिसके तहत पौधों का रोपण किया है। आज 10 पौधे लगाए हैं और मेरे सभी आदिवासी भाइयों को भी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि प्रकृति से इनका पहले से जुड़ाव है, प्रकृति में रहते हैं और प्रकृति का संवर्धन करना हमारा दायित्व है। उसके तहत हमने उन्हें एक संदेश दिया है कि प्रत्येक भाई संरक्षण करना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें और ज़्यादा मात्रा में लगाने के लिए पौधारोपण एक अभियान इस तरह से प्रत्येक आदिवासी दिवस प्रति वर्ष इस तरह से मनाया जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो वन थे उनकी प्रतिपूर्ति कर पाएंगे हम लोग। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम गिरधर वास्कले है। डिंडोरी जिले के समनापुर जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम की करझर श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। आपको बता दें कि बस में सवार सभी यात्रियों को चोट आई है। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समनापुर में भर्ती कराया गया है, जहां 2 महिलाओं की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें डिंडोरी जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अमरकंटक से रामेश्वर जा रही बस की करझर गांव में दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को समनापुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सभी घायल मध्य प्रदेश के सागर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। कहाँ के निवासी हैं? सागर। ये क्या हो गया था? बस वहाँ जा रही थी, बीच में पलट गई। अच्छा, सागर से कहाँ जा रही थी बस? है जाना? सागर से हम लोग तीर्थ पे जा रहे थे। अच्छा, तीर्थ पे जा रहे रामेश्वर। तो फिर कहाँ पे पलट गई थी बस? ये अमरनाथ के आगे पंचम पड़ता है जी। कितने लोग घायल हुए हैं? 50। पूरे 50 लोग घायल हुए हैं। तो मतलब 2 लोगों को डिंडोरी लेके आए हैं, बाकी सबका इलाज वहाँ पे? हॉस्पिटल में। अच्छा, और भी लोग हॉस्पिटल में? लोगों का एक्सरे होना था तो इसका। अच्छा, एक्सरे कारण आप लोग को यहाँ पे लेके आए हैं। आप लोग कहाँ के? सागर के निवासी हैं? लक्ष्मी भाई साहब। ये एक्सीडेंट कहाँ पर हो गया था, कैसे हो गया था, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम उधर से निकले। कहाँ से? अमरकंटक से जी। ये मोड़ पड़ता ना, केकरझर वाला, समनापुर वाला। हाँ, बस में। और अमरकंटक से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग उधर जा रहे थे रामेश्वरम। तो बस में कितने लोग सवार थे? 50। सभी चोटिल हैं? हाँ, हल्की फुल्की सभी को है। सभी को चोट है। तो अच्छा, 2 लोगों को यहाँ पे लेके आए हैं, बाकी लोग को वहीं पे इलाज चल रहा है समनापुर स्वास्थ्य केंद्र में।